मोदी सरकार ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है और इस बजट के कुल 5 भाग हैं और वो हैं ए, बी, सी, डी और ई। इनमें ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, बी का मतलब है बिहार, सी का मतलब है मिडिल क्लास, डी का मतलब है डेवलपमेंट यानी विकास और ई का मतलब है इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवा, किसान, महिला और ग्रामीण भारत के सबसे कम वोट मिले थे, जिससे बीजेपी 250 से नीचे रह गई और इसीलिए आज के बजट में इन वर्गों का मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। यानी बीजेपी ने अपना सबक ले लिया है कि उसकी इस बार जो 240 लोकसभा सीटें आई हैं उसका असर आपको इस बजट में दिखाई दे रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार आम बजट पेश करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें उनका बजट भाषण 83 मिनट का था और उन्होंने इस आम बजट को रोजगार, प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों और व्यापारियों पर केंद्रित बताया है। लेकिन अगर हम इस बजट को एक फिल्म का नाम दें तो वो फिल्म होगी RRR। ये एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, आपको भी याद होगा। इसमें पहले आर का मतलब है रोटी, जिसमें सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने से लेकर कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। तो सबसे पहले उसने सुनिश्चित किया है कि सबको रोटी जरूर मिले। दूसरे आर का मतलब है रोजगार, जिसमें सरकार ने हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का वेतन देने का ऐलान किया है। तो रोटी हो गया, रोजगार हो गया। और तीसरे आर का मतलब है राजनीति, क्योंकि इसमें गठबंधन की राजनीति का खास तौर पर ध्यान रखा गया है और इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिन पर अब काफी राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया है और सारा पैसा आंध्र प्रदेश और बिहार पर लुटा दिया, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी हैं। इस 48,21,000 करोड़ रुपए के बजट में अकेले बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 74,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें बिहार को नई सड़कें और पुल बनाने के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनसे बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन के एक पुल को बनाया जाएगा। बोध गया, वैशाली और दरभंगा को भी एक सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिहार के पीरपैंती में ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बिहार को 11,500 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। और यह सूची बहुत लंबी है, यहां खत्म नहीं होती। बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम्स बनेंगे। गया में विष्णु पद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और अमृतसर को कोलकाता से जोड़ने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए गया को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बजट में बिहार के लिए बहार ही बहार है। बिहार को बहुत कुछ मिला है और इन घोषणाओं के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने 7 जून को एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनने के बाद ही ये कह दिया था कि अब बिहार के भी सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार को पहले से ही उम्मीद थी कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन दे रहे हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं और उनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी बन रही है, तो फिर उन्होंने बदले में जरूर कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस मांगा था, जो सरकार ने मना कर दिया, लेकिन जो कुछ दिया है ये भी बड़ा स्पेशल है। सो नीतीश कुमार को आज बहुत महत्व मिला है, उनकी वजह से बिहार को बहुत महत्व मिला है। अब इस बजट में मोदी सरकार ने जो दूसरा राज्य है जिसे लेकर सबसे बड़ी घोषणाएं की हैं, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, या फिर कह लीजिए चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जिस अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाना चाहते हैं, उसके विकास के लिए मोदी सरकार ने
15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिसमें पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष फंड आंध्र प्रदेश को दिए जाएंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश के पोलावरम में सिंचाई और बांध परियोजना से जुड़ा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी और राज्य के जो इलाके विकास में पिछड़े हुए हैं, वहां भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बजट को 240 लोकसभा सीटों वाला बजट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको गठबंधन की मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार ने 282 सीटों वाला और फिर 2019 में जब 303 लोकसभा सीटों वाला बजट पेश किया था, तब इनमें एनडीए के घटक दलों की राज्य सरकारों के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुए थे। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 240 लोकसभा सीटों वाला बजट पेश किया है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल जगह दी गई है, क्योंकि मोदी सरकार को बहुमत में रहने के लिए इन दोनों राज्यों की आवश्यकता है, जिनमें 16 सीटें टीडीपी के पास हैं आंध्र प्रदेश से और 12 सीटें जेडीयू के पास हैं बिहार से। और इन 28 सीटों के बिना मोदी सरकार के पास सिर्फ 265 सीटें ही बचती हैं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से भी कम है। और यही वजह है कि इस बजट को लेकर विपक्षी दल आज दो बातें कह रहे हैं। पहली शिकायत ये कि आज देश की संसद में भारत का नहीं बल्कि बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट पेश हुआ, और दूसरी शिकायत ये कि बीजेपी ने इस बजट से साबित कर दिया कि जो उसके साथ नहीं है वो भी उनके साथ नहीं है। వెంటిలేటర్ పై నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు. ఇది ఆక్సిజన్ మాత్రమే, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఇక్కడి నుంచి మనం కూడా కష్టపడాలి, కేంద్రం సహకరించాలి. ఈ రెండో తీసుకొని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. सब कुछ किया गया, तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो उससे क्या हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है। শুভেন্দু অধিকারী 4 दिन आगे যে কথাটা বলেছিল, जो हमारे साथ हम उनके साथ, তো প্রমাণ করে দিল যে নিজের সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিহারকে আর অন্ধ্রপ্রদেশকে অন্য রাজ্যকে দিক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখে নয়। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। सबने कहा विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला, 13 करोड़ जनता है बिहार के, इसमें तो मिलना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य दर्जा, नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बचाव करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि यह बजट पूरे भारत का होने की बजाय सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का है। क्योंकि अब आप देखिए क्यों यह बात गलत है। लगभग 48 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में सिर्फ 1.5% पैसा ही या 1.5% हिस्सा ही बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो एक बात पहले आप देख लीजिए, 48 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है, उसका सिर्फ 1.5% हिस्सा बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। अब जरा देखते हैं कि जब यूपीए की गठबंधन वाली सरकार थी तो ये क्या करते थे। तो देखिए 2004 में जब यूपीए की गठबंधन सरकार आई, तब उसने यूपीए के घटक दलों की राज्य सरकारों को कुल मिलाकर अपने बजट का लगभग 3% हिस्सा आवंटित किया था। यहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस बजट को मोदी सरकार का कुर्सी बचाओ बजट बताया है, लेकिन सच यह है कि असली कुर्सी बचाओ बजट वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार लाई थी। उस समय वर्ष 2004 में यूपीए सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने बिहार को 3,225 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया था,
क्योंकि उस समय बिहार में लालू यादव की पार्टी की सरकार थी और आरजेडी के 24 सांसद यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे थे और उस समय यूपीए सरकार में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लेकिन सोचिए, जिस कांग्रेस ने यूपीए सरकार को बचाने के लिए बाकी राज्यों को नजरअंदाज करके बिहार को यह स्पेशल पैकेज दिया, वही पार्टी आज मोदी सरकार पर वही आरोप लगा रही है कि उसने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से ही इनकार कर दिया, लेकिन उस समय कांग्रेस लालू यादव को बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देने से इनकार नहीं कर पाई थी और यह बात शायद कांग्रेस के नेता आज भूल चुके हैं।